दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार के एक और निर्णय पर, एक और विवादित निर्णय पर, संसद के द्वारा कराए गए निर्णय पर जिस तरह से न्यायालय ने अंतरिम रोक लगाई है, उसके बाद तो अब यही लग रहा है कि 2014 के बाद के कई फैसलों को आप देखें तो कभी असंवैधानिक घोषित किया गया, कभी पूरी तरह संवैधानिक, कभी कुछ अंशों को असंवैधानिक बनाया गया और संविधान पीठ की तो माने तो झड़ी लग गई है। इतनी संविधान पीठ संभवतः 2014 के पहले के सुप्रीम कोर्ट के 64 साल के इतिहास में नहीं बनी होगी जितनी उसके बाद के 11 सालों में बनी है। लेकिन आज मामला वक्फ बोर्ड का था, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का था, वक्फ संशोधन बिल का था। और उस बिल के प्रावधानों के विरोध में जब मुस्लिम संगठनों ने और दूसरे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जिस तरह से जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस खन्ना के अलावा पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन भी शामिल थे, उस पीठ ने जिस प्रकार से कल सुनवाई आरंभ की, उसी दिन उसी पर यह लक्षण तो दिखाई दे रहे थे कि तमाम विवादित निर्णयों पर इंटरिम स्टे ऑर्डर आएगा, यानी अंतरिम रोक लगेगी। और वही हुआ, 3 मामलों पर रोक लगी और जिन तीनों को लेकर सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय में चिंता व्याप्त थी, उसके ऊपर रोक लगी और वो अब नोटिफाई भी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। संक्षेप में कहें तो वो तीनों फैसले कुछ इस तरह के हैं। पहला, संसद ने जो नया एक्ट बनाया उसके तीनों प्रावधानों पर अगली सुनवाई यानी 5 मई तक रोक लगी रहेगी। 5 मई को दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी। ये अलग बात है कि 13 मई को जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर भी हो रहे हैं और उनकी जगह जस्टिस गवई अगले चीफ जस्टिस होंगे। खैर, यह उनके रिटायरमेंट के 8 दिन पहले अगली सुनवाई है। तो जो 3 मामले पर रोक लगी है, उसमें अगर मोटे तौर पर कहें तो पहला मुद्दा यह है कि किसी भी वक्फ बोर्ड या वक्फ वक्फ काउंसिल में, यानी वक्फ परिषद में किसी भी नॉन मुस्लिम की, गैर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की नियुक्ति या कोई नियुक्ति फिलहाल नहीं होगी। दूसरा, वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड, यानी वक्फ बाय यूजर जिसे कहते हैं, उस पर सबसे ज्यादा विवाद था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संपत्ति जिसका कोई भी वक्फ बोर्ड लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हो, उसे वक्फ बाय यूजर कहा जाता था और उसको नोटिफाई या डी नोटिफाई करने का जो अधिकार कलेक्टर को दिया गया, वो अधिकार पर फिलहाल रोक लगी रहेगी। और जो वक्फ संपत्तियां अब तक घोषित हैं, उसे कोई भी डी नोटिफाई नहीं करेगा, कोई काम उस पर आगे नहीं होगा। ये तमाम आदेश जब अंतरिम रूप से दिए गए तो केंद्र सरकार को 7 दिनों का समय दिया गया कि सरकार अपना पक्ष इस पर जवाब दाखिल करे और उसके जवाब के 5 दिनों के बाद जो लोग इस एक्ट को चुनौती दे रहे हैं वो अपना जवाब दाखिल करें। लेकिन असली सवाल तो संविधान का है और स्वाभाविक है, जिस तरह से केंद्र सरकार के वकील भी समय मांग रहे थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जिस प्रकार से समय मांग रहे थे, उसी से साफ लग रहा था कि सरकार के पास जो संशोधन किए गए, जो नया एक्ट संसद के द्वारा पारित कराया गया, उसके पक्ष में देने के लिए पर्याप्त दलीलें फिलहाल नहीं है। और दलीलें होती भी कैसे, आप जरा देख लीजिए संविधान के अनुच्छेद 26 को, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों की कैटेगरी में आता है। और इसके क्लॉज बी और क्लॉज सी को अगर आप देखें तो साफ कहता है कि धार्मिक मामलों में प्रॉपर्टी को मैनेज करने का और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता। यह मूलभूत अधिकारों का हिस्सा है। अब उसी में दखल देने जैसी चीजें थी। वक्फ बोर्ड भी एक धार्मिक संस्था है, अल्पसंख्यकों के एक खास धर्म यानी मुस्लिम समुदाय की संस्था है, उसमें भला कोई कैसे दखल दे सकता है? कल को कोई कहेगा कैथोलिक चर्च के मामले में दखल देंगे, परसों कोई कहेगा कि धार्मिक न्यास परिषद जो बहुसंख्यक समुदाय हिंदुओं का है उसमें या अखाड़ा परिषद में दखल देंगे। उसके बाद कोई कहेगा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मामले में दखल देंगे। किसी भी मामले में, किसी भी धार्मिक मामले में जो रिचुअल्स हैं, जो परंपराएं हैं, उनके मुताबिक किसी भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को, किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र को चलना होता है, क्योंकि लोकतंत्र की जो मूलभूत अवधारणा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सबको सम्मान के साथ जिस पंथ को वो मानता है, उस पंथ को मानने और उसके रिचुअल्स को फॉलो करने का अधिकार। यही एक कानून चोट कर रहा था, जो नया वाला वक्फ संशोधन बिल है।
और जब यही एक कानून चोट कर रहा था तो स्वाभाविक है कि मामला कोर्ट में तो जाना ही था। अब जब कोर्ट में मामला गया, सुनवाई हुई, अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर कपिल सिब्बल तक, राजीव धवन तक, तमाम बड़े वकील याचिकाकर्ता की तरफ से थे, तो सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो खुद समय मांगते हुए नजर। अल्पसंख्यक समुदाय और खासकर मुस्लिम समुदाय को बहुत बड़ी राहत मिली इस फैसले के बाद। उन्हें लगा कि जिस प्रकार से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उस हनन के ऊपर न्यायालय ही एकमात्र उम्मीद है, और उस उम्मीद पर आज न्यायालय कहीं ना कहीं खरा उतरता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि जो हालात नजर आ रहे हैं, स्वाभाविक है 7 दिन में सरकार अपना तर्क लेकर आएगी, उसके बाद अगले 5 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता अपना जवाब देंगे, और अंततः यह मामला संविधान पीठ को ही चला जाए तब भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में जितनी संविधान पीठें बनी, उसमें एक और रोचक तथ्य यह है कि संविधान संशोधन को पूरी तरह से खारिज होते, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को खारिज होते इतनी बड़ी संख्या में आपने कभी नहीं देखा होगा जितना पिछले 11 सालों में देखा है। आखिर ये सरकार संवैधानिक दायरे में रहकर काम करने के लिए बाध्य क्यों नहीं होती? वो संवैधानिक दायरे का बार बार उल्लंघन क्यों करती है? चाहे ये मामला इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हो, आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भी असंवैधानिक घोषित किया गया। और इसी वक्फ बोर्ड की बात करें, वक्फ कानून की बात करें, वक्फ संशोधन बिल पर जब संसद में चर्चा हुई, जब ये पास हुआ, तो सरकार के बड़े बड़े मंत्री संसद में कह रहे थे कि संसद द्वारा पारित कानून सबको लागू करना होगा, ये अंतिम फैसला है। लेकिन शायद वो मंत्री महोदय ये भूल गए थे कि संसद द्वारा तो एनजेएसी भी पास किया गया था, इस देश के इतिहास का 100वां संविधान संशोधन विधेयक इसी नरेंद्र मोदी सरकार ने ही पारित किया था, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने खारिज कर दिया। इसी संसद के द्वारा पारित किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड कहां गया? असंवैधानिक ठहराया गया। इसी संसद के द्वारा दिल्ली सरकार के अधिकारों में संसद के द्वारा नहीं लेकिन सरकार ने जो कटौती करनी शुरू कर दी, 2-2 बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में उस वक्त अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उनके अधिकारों पर मुहर लगाई। और इसी संसद के द्वारा पारित किए गए कई कानूनों पर सरकार सुप्रीम कोर्ट दरअसल काफी सख्ती से पेश आता हुआ नजर आया। एक ईडी का मामला अलग है, वो आगे आएगा कि किस तरह से रॉलेट एक्ट जैसे प्रावधान पीएमएलए में है। लेकिन आज जिस प्रकार से अंतरिम रोक लगी है, उस अंतरिम रोक के बाद जो जो चीजें संसद में घटी हुई वो बरबस याद आना शुरू हो गया। एक बयान मैंने देखा था जब ये वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश किया जा रहा था, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू कह रहे थे 97,27,000 से ज्यादा सुझाव जो आए थे सबको पढ़ने का काम किया सरकार ने, और वक्फ के लिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, जो जेपीसी बनी थी, उसके मेंबर ने, जगदंबिका पाल वाली कमेटी ने। अब जेपीसी में 18-20 मेंबर थे, मंत्री जी एक हो गए जो किरण रिजिजू बोल रहे थे, एक उन्हें भी जोड़ देते हैं। भारत सरकार में कुल आईएएस जो डीएम हो या उसके नीचे के अधिकारी हो, यानी ट्रेनी आईएएस हो या चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर हो, टोटल 5,500 के आसपास आईएएस अधिकारियों की स्ट्रेंथ है। जहां तक मेरी जानकारी है 5500 के आसपास आईएएस अधिकारियों की स्ट्रेंथ पूरे देश में है। अगर 97 लाख सुझावों को पढ़ने का काम इन 5500 आईएएस अधिकारियों को भी दे दिया जाए, तब भी शायद वो इतने कम समय में इतने सुझावों का बारीकी से अध्ययन न कर पाए, बारीकी से क्या सरसरी तौर पर भी ना कर पाए। फिर भला कैसे रिजिजू साहब और उनके संसदीय जेपीसी के मेंबर ने कैसे इसका अध्ययन कर लिया, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं भी चाहता हूं कि मुझे रिजिजू साहब कम से कम बताएं कि इतने कम समय में 2-4-5 महीने के पीरियड में कैसे 97 लाख से ज्यादा सुझावों को उन्होंने एक एक चीज पढ़ लिया, तब वक्फ संशोधन बिल लाया। एक दिन में आप 150-200 पेज पढ़े, उसी में हालत खराब हो जाती है। 97 लाख से ज्यादा सुझाव कैसे पढ़ लिए? मुझे वाकई उनके टैलेंट को दाद देनी चाहिए, हमारे दर्शकों को भी दाद देनी चाहिए रिजिजू साहब को, क्योंकि वो संसद में ये बात कह रहे थे। लेकिन सवाल उसका नहीं है, सवाल सरकार की मंशा का है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए व्यवस्था इतनी नीचे चली जाएगी कि किसी खास धार्मिक समुदाय के धार्मिक मामलों में दखल देने लगेगी?
यही धार्मिक मामलों में दखल देने की एक कोशिश जवाहरलाल नेहरू के समय में हिंदू कोड बिल को लेकर हुई थी। और जब हिंदू कोड बिल जवाहरलाल नेहरू लेकर आए, जबकि उनकी मंशा दूसरी थी, आज वाली मंशा नहीं थी, वोट बैंक को साधने की मंशा तब नहीं थी। हिंदू कोड बिल जब लाया जा रहा था तो उस वक्त की दक्षिणपंथी जमात ने इतना विरोध किया कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। आज तो मामला तुष्टीकरण का है, तब मामला भलमनसाहत का था। लेकिन भलमनसाहत की नीयत से ही सही, जब लाया जा रहा था हिंदू कोड बिल, तब विरोध कर रहे थे लोग। और आज किस मंशा से लाया जा रहा है आप सभी जानते हैं, क्योंकि जिस मंशा से लाया जा रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं वोट बैंक और ध्रुवीकरण की कोशिशें हैं। क्योंकि आज के दौर में तो तमाम तरह के बलवाइयों और असामाजिक तत्वों को कपड़ों से पहचाना जाता है। लेकिन ये दौर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने, कॉन्स्टिट्यूशनल इथोज यानी संवैधानिक मान्यताओं को लेकर आगे बढ़ने और उस पर काम करने का शायद नहीं है। मैंने भी थोड़ा बहुत संविधान पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है थोड़ा बहुत, डीडी बसु को भी पढ़ा है, बेयर एक्ट के नाम से जिसे कहते हैं, पीएम बख्शी वाली किताब उसे भी पढ़ा है, सुभाष कश्यप को भी पढ़ा है। जितना वर्ष संविधान पढ़ा है थोड़ा बहुत, उसके मुताबिक मैं कह सकता हूं कि वक्त संशोधन बिल के जिन प्रावधानों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है वो पूर्णतया वाजिब है और सरकार इसमें अनावश्यक दखलंदाजी करने की हद तक जा रही थी और ये रोक लगना करीब करीब तयशुदा था। हाँ, ये जरूर है कि मैंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ी नहीं है, इस वजह से हो सकता है कि इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पढ़ा हो। इंटायर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में कहीं इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हो तो मुझे जानकारी नहीं है, और वो मैं पढ़ा भी नहीं हूं। मैं इकोनॉमिक्स का छात्र रहा हूं, इसलिए उससे ज्यादा मैं जानता नहीं हूं। जितना जानता हूं उसके आधार पर मुझे जो आशंका थी, आज न्यायालय की तरफ से उसकी पुष्टि हुई है। लेकिन सवाल कई मामलों में जाकर उलझता हुआ नजर आता है। आज जिस प्रकार से निराशा का दौर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उसके उसके साथ साथ जो आईटी सेल बने हुए हैं, जो ट्रोल आर्मी है, उनके बीच निराशा का स्तर देखकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो तुषार मेहता जो भारत सरकार के विद्वान वकील हैं, गुजरात से ही आते हैं, सॉलिसिटर जनरल है, उन्हें उनकी योग्यता पर शायद शक हो रहा है। मुझे नहीं हो रहा, मैं उन्हें एक विद्वान वकील मानता हूं, क्योंकि यदि वो विद्वान वकील नहीं होते, लंबा अनुभव नहीं होता, तो सॉलिसिटर जनरल जैसे बड़े पद पर नहीं होते। लेकिन आज जिस तरह से रोने धोने का दौर सोशल मीडिया में एक खास विचारधारा वाले लोगों के बीच चल रहा है, खासकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, कहीं ना कहीं वो रोने धोने का काम नहीं, दरअसल सरकार की तरफ से जो वकील पेश थे तुषार मेहता साहब, उनकी योग्यता पर तो सवाल नहीं खड़ा कर रहे। निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी तरफ से सरकार का शानदार बचाव किया। कोई भी वकील हो, चाहे वो सरकार की तरफ से पेश हो या क्लाइंट की तरफ से पेश हो, उसका पहला धर्म होता है अपने क्लाइंट का, चाहे वो क्लाइंट सरकार ही क्यों ना हो, उसके बचाव की अंतिम कोशिशें करना। और वो शानदार काम उन्होंने किया। आज निश्चित तौर पर उन्हें समय मांगना चाहिए था, समय मांगा उन्होंने, 7 दिन का समय न्यायालय ने दिया। इस पर किसी को रोने धोने की जरूरत नहीं थी, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन वो चल रहा है। और गोदी मीडिया की स्थिति देखें तो गोदी मीडिया क्या कर रहा है। जगदीप धनखड़ जो कभी राज्यपाल थे, आज उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल थे तो पश्चिम बंगाल सरकार से उनकी ठनी हुई थी। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय के एक निर्णय के ऊपर जिस ढंग से अपनी बातें रखी है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग भाए भाए टाए टाए कर रहे हैं तमाम तरह से। आप देख ले गोदी मीडिया चैनलों को उठाकर, या जो आईटी सेल वाले हैं उन्हें देख ले। ऐसा लग रहा है कि जगदीप धनखड़ आधुनिक दौर में आईटी सेल वालों के लिए नए अवतार घोषित कर दिए जाएंगे। और जब नए अवतार घोषित कर दिए जाएंगे तो पुराने अवतार, और जिन्हें जेपी नड्डा देवताओं का देवता कहकर संबोधित करते हैं, उनका क्या होगा। अब तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अपने एग्जिस्टेंस पर, देवताओं के देवता वाले एग्जिस्टेंस पर, उस छवि पर कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा होगा कि कहीं जगदीप धनखड़ से ही चुनौती न मिल जाए। लेकिन फिलहाल सरकार के फैसलों को चुनौती तो न्यायालय में मिल रही है। कितनी जगह चुनौती मिलेगी। मोदी सरकार के दौर में तो एक दौर ऐसा भी आ गया है, अभी हफ्ते दिन भी नहीं बीते, एक राज्यपाल, जी हां, तमिलनाडु के राज्यपाल के ऊपर इतनी कड़ी टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, एक बड़ा फैसला दे दिया 2 जजों की बेंच ने। और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ
जब किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए कानून को राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना न्यायालय के आदेश से पास मान लिया गया, कानून बना हुआ मान लिया गया, जबकि संविधान ये कहता है कि विधानमंडल द्वारा पास कानून या संसद द्वारा पास कानून राज्यपाल या राष्ट्रपति की सहमति, उनके दस्तखत के बाद ही कानून का रूप लेते हैं। ये पहला मौका है जब तमिलनाडु के कई विधेयकों को सुप्रीम कोर्ट ने कानून का दर्जा दे दिया बिना राज्यपाल के दस्तखत के। बावजूद राज्यपाल महोदय अपने पद पर बने हुए हैं। किसने सोचा था कि भारत में एक ऐसा दौर भी आएगा जब राज्यपाल के अधिकारों का उपयोग करने पर सर्वोच्च न्यायालय कुछ विशेष मामलों में मजबूर हो जाएगा, क्योंकि राज्यपालों का आचरण उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देगा। बावजूद राज्यपाल के अंदर नैतिकता इतनी तो कम से कम बची होगी कि वो पद से इस्तीफा दे सके, लेकिन वो पद पर बने हुए हैं। ना कोई उनसे इस्तीफा मांग रहा है, ना वो इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली में एलजी यानी उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी बार फैसले दिए। महाराष्ट्र के मामले में देखें, जिस प्रकार से संविधान पीठ बनानी पड़ी और संविधान पीठ ने राज्यपाल के अधिकारों को सीमित ही कर दिया। दल बदल और फ्लोर टेस्ट के मामले में, विप के मामले में फ्लोर लीडर के अधिकारों को सीमित कर दिया और विधायकों की अयोग्यता के मामले में विधानसभा अध्यक्षों के, स्पीकर के अधिकार को बढ़ा दिया। उसके बाद से जब ऑपरेशन लोटस जैसी गुंजाइश काफी हद तक कम होने लगी, तो मौजूदा दौर में अमृत काल के बीच न्यायालय के ऊपर जगदीप धनखड़ के सवाल उठाने से भला क्या होता है। जगदीप धनखड़ को अपनी दिक्कतें होंगी। एक बार वो केशवानंद भारती जजमेंट पर भी सवाल उठा चुके हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत दिया गया कि संविधान के मूल ढांचे में कोई संविधान संशोधन नहीं हो सकता, उस पर भी वो सवाल उठा चुके हैं। और आज के जजमेंट के बाद पता नहीं जो सोशल मीडिया में दिख रहा है, कल को कौन कौन से लोग उस पर सवाल उठाने आ जाएंगे। वक्फ के मामले को लेकर स्वाभाविक है, धार्मिक स्वतंत्रता एक मुद्दा थी, और जब दूसरे धर्मावलंबियों की नियुक्ति की बात थी तो दूसरे धर्मों में ऐसा क्यों नहीं है, यह तो न्यायालय भी जानना चाहती है कि आखिर वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों की नियुक्ति क्यों। आखिर दूसरे धर्म वाले मामलों में जब ऐसा नहीं है तो वहां ऐसा क्यों किया जा रहा है, और ये इस कानून को संसद ने पास क्यों किया। क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें भारत में धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, मूल ढांचे का हिस्सा है, और उस मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ये जानते हुए सरकार ने संसद से कानून पास क्यों कराया। अब सवाल तो इस पर उठता है, लेकिन सरकार के मंत्रियों के बड़े बड़े दावे आप देखें तो बड़े ही आश्चर्यजनक लगते हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री को ही लगता है कि गरीब मुसलमान इस देश में एक ही काम करते हैं, पंक्चर बनाने का ही काम करते हैं, तो भला उनकी पार्टी के बाकी सांसदों को 240 में तो वो अकेले हैं, बाकी जो 239 है स्वाभाविक है उन्हें भी यही लगता होगा। और उन्हें कहीं लगता होगा कि जो लोग बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लोग पंक्चर बना रहे हैं, इस वक्फ कानून के बाद, वक्फ संशोधन एक्ट के पारित होने के बाद वो पंक्चर बनाना छोड़ देंगे। क्या आपको लगता है ऐसा कि वो पंक्चर बनाना छोड़ देंगे। जिस तरह, जिस हालात में यह कानून बनाया गया, संसद के अंदर की तमाम बहस एक तरफ, कानून एक तरफ, और जेपीसी ने जिस तरह से मामले को सुना, कैसे सुना, कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों से बात की, ये सारी चीजें अपनी जगह है। और इन सब को आप देख करके चले तो साफ जाहिर होता है कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कहीं ना कहीं ये सरकार को इस मामले में भारी पड़ा, अंतरिम आदेश में भारी पड़ा। और उम्मीद है कि संविधान पीठ बने या ना बने, ऑर्डिनरी बेंच ही फैसला दे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक भले ये मामला जाए या ना जाए, लेकिन ये अंतरिम आदेश अस्थाई आदेश में परिणत ना हो जाए। क्योंकि आखिर सरकार कैसे कोर्ट में ये बताएगी कि गैर मुसलमानों की नियुक्ति का फैसला जो संसद के माध्यम से किया गया वो वाजिब था। कैसे सरकार ये बताएगी कि कलेक्टर को, डीएम को जो अधिकार दिए गए वक्फ संपत्तियों को नोटिफाई और डी नोटिफाई करने के, वो वाजिब थे। और कैसे सरकार ये बताएगी न्यायालय को कि वक्फ बाय यूजर को वक्फ बाय डीड की तरह नहीं माना जाएगा, और डीएम का अधिकार डिनोटिफाई करने का या राज्य या केंद्र सरकार का अधिकार, जिसका भी जहां अधिकार हो, उस अधिकार के तहत किसी संपत्ति को डिनोटिफाई करने का
संसद से जो कानून बनाया गया वो वाजिब था? ये कैसे बता पाएगी? अभी बिहार में लैंड सर्वे चल रहा है, जमीनों का सर्वे चल रहा है, और मैं खुद भुक्तभोगी हूं। 100 साल 150 साल पुराना जमीन का कागजात लोग मुहैया नहीं करा पा रहे। यहां तो मंदिर और मस्जिद बहुत सारे ऐसे हैं जो 5-5, 6-6, 7-7 100 साल पुराने हैं, 800-800 साल पुराने हैं। उनके कागजात कोई कहां से लाके देगा? जो लंबे समय से चल रहा है, जो लंबे समय से आस्था का केंद्र बना हुआ है, चाहे किसी भी धर्म में हो, उसके कागजात कोई लाकर कहां से देगा? 100 साल पुराने कागजात तो बहुत लोग जुटा नहीं पा रहे हैं। पूरे बिहार में इतना विवाद हो गया जमीन के सर्वे में कि सरकार को अंततः उसे स्थगित करना पड़ा है। लेकिन ये कानून जो बनाया गया वो कहा गया कि वक्फ बाय यूजर के कागजात देने होंगे। एनआरसी के मामले में असम में कागजात मांग रहे थे और 19 लाख पहले किया, फिर 6 लाख पर आए, फिर और कम किया कि इतने नागरिक बाहर से आए हैं। पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार को भी भारत का नागरिक मानने से शुरुआती दौर में लोगों ने मना कर दिया। जब हो हल्ला मचा, उसके बाद उसको ठीक किया गया। इस तरह की हालत है। कागजात को लेकर कागज दिखाने की बातें करते हैं, और कागज जो लोग सबसे ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, सोशल मीडिया में खुश हो रहे थे, जैसे ऐसे लग रहा था कि इस देश की जीडीपी वक्फ कानून से ही सुधर जाएगी, इस देश की प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांक वक्फ कानून से ही सुधर जाएगा और विकसित देश की श्रेणी में भारत आ जाएगा। तो इस तरह के तूफानों में और मुगालतों में ये देश फंसता रहता है। जब धारा 370 के सेक्शन बी को निष्प्रभावी किया गया 5 अगस्त 2019 को, उस वक्त तो ऐसा माहौल बनाया गया जैसे लगा कि पूरे देश की सारी समस्या का हल एक दिन में हो गया। और यह भी कहा गया कि धारा 370 खत्म हो गई। धारा 370 अब भी विद्यमान है। एक सेक्शन को हटाया नहीं गया, निष्प्रभावी किया गया एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। उसको कभी भी कोई दूसरी सरकार आए फिर से प्रभावी कर सकती है, एक नोटिफिकेशन से। राम मंदिर को लेकर इसी तरह की बातें की गई कि राम मंदिर बनेगा तो इस देश में तमाम तरह की समस्याएं सोल्व हो जाएंगी। और जब राम मंदिर के मामले में सरकार का यह फैसला था, उसके तो कोई जमीन के कागजात वहां सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किए गए थे, और न्यायालय ने ही राम मंदिर बनाने का आदेश दिया था, क्योंकि पुरातत्व सर्वेक्षणों में कोई हिंदू आर्किटेक्चर जैसी चीजें मिली थी। आस्था का विषय भी था और इस देश के लोगों के जज्बात का विषय भी था। तो क्या अल्पसंख्यकों के जज्बात उनके धार्मिक संस्थानों से जुड़े नहीं है, वक्फ की संपत्तियों से जुड़े नहीं है? स्वाभाविक है, ये देश सबका है तो सबके जज्बात है। और इस तरह के मामले को उभार कर, जज्बातों को उभार कर और जज्बातों की टकराहट को न्योता देकर इस देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, उससे स्वाभाविक है विकसित देश बनने की तो छोड़ दीजिए, 2047 तक का जो मोदी जी का मिशन है उसे भी छोड़ दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि यह देश सोमालिया वाली स्थिति में जाकर खड़ा हो जाए, क्योंकि जीडीपी गिर रही है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की हालत खराब है, प्रति व्यक्ति आय खत्म हो रही है, 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा है, ये सरकार खुद कह रही है। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो भारत के पासपोर्ट की क्या स्थिति है। कोई गोदी एंकर कुछ भी दावा करे, वो इंटरनेशनल पासपोर्ट के इंडेक्स को देखे तो 150 के आसपास भारत के पासपोर्ट की स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका से हाथ पैर बांध करके जो लोग लाए जा रहे हैं कि गलत तरीके से, अवैध तरीके से मैक्सिको या कनाडा बॉर्डर से भारत में भारतीय लोग अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत होता तब तो वो कोशिश वो नहीं करते। और क्यों नहीं है, तो उसके पीछे यही सब है। क्योंकि दिन भर वक्फ के मामले में तो कभी लव जिहाद, और एक बाबा आ गए हैं वो तो सरबत जिहाद की बात कर रहे हैं। अब सरबत जिहाद के बाद अब पता नहीं कौन सा जिहाद ये लोग करेंगे। इस तरह की मानसिकता जब इस देश में चल रही है, तो आने वाले वक्त में न्यायालय को भी कहीं ना कहीं एक लकीर खींचनी थी। आज वो लकीर खींचने का काम न्यायालय ने किया है। देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।